नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मनोहर सरकार ने आज अपना तीसरा आम बजट पेश किया। सीएम ने कुल 74 पन्नों के बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट पेश करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2022-23 के आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि लोगों को मुफ्त सुविधाएं देना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मकसद है। गरीब लोगों के लिए ये बजट, यानी आम साधारण व्यक्तियों के लिए बजट, जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः लोग कहते हैं कि हम गरीब व्यक्ति तक पहुंचेंगे। मैं ये कहता हूं कि हमने गरीब व्यक्ति से ही शुरू किया है और जो हमारा परिवार पहचान पत्र का ये डाटा है, इस डाटा के आधार पर हम नई नई योजनाएं सब शुरू कर रहे हैं कि उन गरीब व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ मिले। अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने का विचार किया है और उन व्यवस्थाओं के आधार पर यदि हम लोगों के रहन सहन का अपलिफ्ट करें तो वो कैसे सुधरे। किसी को फ्री में दे देना ये एक बात है, अगर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया जाए तो ये उससे बड़ी बात है। जनहित में यह है कि सबको उद्यमी बनाओ। उद्यमी अगर आप बनाएंगे तो फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा और बाकी सहायता सहयोग के लिए हम अन्य व्यवस्थाएं खड़ी करें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, हम शिक्षा में पैसा लगाएं, हम चिकित्सा में लगाएं। तो ये सारी चीजें सारे जनजीवन को सुखी करती हैं। तरह तरह के आंदोलन उस समय चल रहे थे, बड़े होकर के। वहीं बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि कालीरमन ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं जो आज बजट जो सुनाया गया है, पढ़ा गया है, उनकी नजर में कैसा है। पहली प्रतिक्रिया उन्होंने जो है सदन के अंदर दे दी थी, भाषण से बजट से ज्यादा उनको वो भाषण लगा। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी सेशन में ही थी, बजट से ज्यादा भाषण लगा, कैसे लगा सर आपको भाषण? मैंने कहा ना वो बजट नहीं था, तो एक भाषण था। बजट खोखला था, इसी वास्ते मैंने कहा ये बजट नहीं भाषण है, खोखला बजट है, लेन देन न कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। सरकार कह रही है कि 2.25 लाख करोड़ का जो बजट है वो लेके आए हैं और तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है, तमाम जो क्षेत्र हैं जो कोरोना काल में प्रभावित रहे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास है। ऐसा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई गुंजाइश ही नहीं है। कर्जा ले रहे हैं 60,000 जो है वो अपना रीपेमेंट में और उसमें एक्सपेंडिचर में लग रहा है, तो और 55,000 करोड़ कर्जा ले रहे हैं, तो कहाँ गुंजाइश है आगे विकास की? तो कोई है ही नहीं। जी, अगर कर्जे की बात करें तो कितना कर्जा, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 70,000 करोड़ का जो कर्जा है वो छोड़ के गए थे, लेकिन हालांकि 1 लाख करोड़ का जो कर्जा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सरकार उनकी गई तो था। अब कितना कर्जा है और किस हिसाब से इस कर्जे को देखते हो आप? यार मेरा बजट तो जब मैंने दिया 2014 60,000 करोड़ था, लेकिन 2014 में जब इन्होंने बजट दिया उसमें 70,000 करोड़ कर्जा था। 66 से लेकर और 14 तक तो 70,000 करोड़ जी, और 14 से लेकर 22 तक कितना हो गया? 2,43,000 करोड़। कौन सा विकास का काम किया इन्हें? कौन सा पावर हाउस लगाया है? कौन सी मेट्रो की 1 इंच बढ़ाई है? कौन सी रेलवे लाइन बिछाई है? कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट बना? कुछ तो दिखाएं। ये काम किया हमने, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं ना। मेरे समय में तो 4 तो थर्मल प्लांट बनाए हमने, 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया, उनकी जमीन ली, IMT बनाए जगह जगह, मेट्रो बढ़ाई। इन्होंने क्या किया, जहां मैं छोड़ गया था उतना भी रख लेते तो भी हम संतुष्ट होते। ये तो और नीचे चला गया हमारा पायदान, और नीचे चला गया हमारा प्रदेश। सर, सरकार कह रही है कि कोरोना काल के बावजूद हम इस पटरी पर पहुंचे हैं, तो ये मनोहर सरकार की पारदर्शिता सोच है, ट्रांसपेरेंसी है, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि तमाम जो MPs हैं, MLAs हैं, उनसे राय मांगी गई थी। क्या आपसे भी राय मांगी गई थी सर? तो राय दी थी, आपके माध्यम से दी थी, आपके लोगों के माध्यम से दी थी। ये भी बेरोजगारी में नंबर 1 है, रोजगार को पता करो,
विरोधाभासी बात करते हैं। वहां राज्यपाल जी के अभी भाषण में लिख दिया कि 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट की आप रिकॉर्ड उठा के देखो, जो 15-16 में 5,000 करोड़ थी, आज 1600 या 1800 करोड़ है। तो अगर वो टारगेट अचीव करेंगे 1 लाख करोड़ का, मान लो 2,000 करोड़ 20 साल की इन्वेस्टमेंट है, तो 50 साल लगेंगे। 50 साल का टारगेट देंगे। वो चारवाकी यही कहते थे, कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद कौन पूछता है। बजट का आंकलन जो होता है जीएसपीडी का कितना % है जी, हेल्थ सेक्टर का 8% होना चाहिए, इनका 4% है। शिक्षा का मान लो 6% होना चाहिए, इनका 2% है। शुक्रिया सर, बातचीत करने के। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार का जो बजट है वो बजट से ज्यादा भाषण है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर तीसरा आम बजट विधानसभा में पेश किया। सदन में पेश किए गए बजट को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी के कई नेताओं ने गुरुग्राम से लाइव सुना। इस दौरान ओपी धनखड़ ने ट्वीट भी किया। अभी बजट केवल प्रस्तुत किया गया है, बजट पर बहस चलेगी कई दिन तक और बाद में बजट जाके 21-22 तारीख के आसपास पास होगा। आज भी प्रस्तुत है, ये बजट केवल प्रेजेंट हुआ है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि बजट की जो कुल राशि है वो 1,77,255 करोड़ रुपए, ये एक अच्छी बढ़ोतरी है। पिछली बार 1,53,000 करोड़ की राशि थी जो 170 पर पहुंची है। और इसमें जो सबसे बड़ी अच्छी बात जिसको मैं देखता हूं वो ये है कि इसका 34% 61,000 करोड़ रुपए वो पूंजीगत व्यय है, यानी विकास के कामों में आएगा, बाकी पैसा तनख्वाह में जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 1,77,255.99 करोड़ का बजट पेश किया। बजट से पहले महिलाओं ने जो उम्मीद जताई थी, ये उस पर पूरी तरह से खरा उतरा है। वहीं महिलाओं ने सुषमा स्वराज के नाम से अवार्ड घोषित किए जाने को एक सराहनीय कदम बताया है। महिलाओं का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। इसी को लेकर करनाल से हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा ने कुछ महिलाओं से बातचीत की। हरियाणा सरकार ने आज जो अनाउंसमेंट की है, उन्होंने महिलाएं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी आज के टाइम पे, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसको प्रायोरिटी देते हुए ये जो फ्लैट अनाउंस किए हैं जिस पे सिक्योरिटी रहेगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने पंचकुला से की है। हम उम्मीद करते हैं और हमारी उम्मीदें अब बहुत बढ़ गई हैं सरकार से कि हम बहुत जल्द इसे पूरे हरियाणा में देख पाएंगे, ताकि महिलाएं भी जो है अब घरों से बाहर निकल पाएँ। अब उन्हें जो है अपनी सेफ्टी के कारण अपनी जॉब्स के साथ जो है सेक्रीफाइस ना करना पड़े। स्पेशली जो गाँवों से लोग बिलोंग करते हैं, वो महिलाओं को बाहर इसीलिए नहीं जाने देते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी की चिंता रहती थी। लेकिन अब जो है मुझे लगता है लोग इस फील्ड में लेडीज को आगे बढ़ने देंगे और उन्हें फ्लैट्स, ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, उससे महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। मैं सरकार ने जो इस वुमेंस डे के ऊपर जो बजट के अंदर ये घोषणा करी है हरियाणा सरकार ने कि 3 लाख के लोन के ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट रेट के अंदर जो छूट मिलेगी, जो सरकार पे करेगी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब जो स्मॉल सेक्टर से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़कियां बिलोंग करती हैं, वो छू करके दिखाएंगी आसमान को और मेक इन इंडिया के अंदर हम लोग आगे योगदान दे पाएंगे, जो कि ज़्यादातर ना बिजनेस मेल ओरिएंटेड फील्ड माना जाता था, पर अब हम करके दिखा सकते हैं कि विमेन जो है इस चीज़ में पीछे नहीं है। बजट को मैं आज महिला दिवस पे एक बहुत बड़ा तोहफा मानती हूँ। अगर हम महिला दिवस पर ये देखें कि हर महिला ये चाहती है कि उसे सम्मानित किया जाए, और जो पॉसिबल नहीं है, बट आज सीएम खट्टर जी ने वो पॉसिबल किया है। वो बजट को देके महिलाओं को सम्मानित करके उन्होंने ये आज हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें उन्होंने आज एक अवार्ड अनाउंस किया है, सुषमा स्वराज अवार्ड, जो नाम से ही एक ऐसा साबित हो रहा है कि महिला जो सुषमा स्वराज जी हैं, उनकी एक अपनी छवि है। उस अवार्ड से हर लेडी चाहेगी कि उसे सम्मानित किया जाए, और उसकी राशि बहुत बड़ी अनाउंस की गई है जो कि 5 लाख है। साथ में उसके एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो हर महिला ये चाहेगी कि उसे ये अवार्ड मिले और वो इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करे, ताकि उसका नाम
चुना जाए और उसे अवार्ड दिया जाए। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत बहुत इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने हमें सौगात दी है कि उन्होंने 6 कॉलेज बनाए हैं, जो मतलब कि 3 कॉलेज उन्होंने बनाए हैं हरियाणा में, 2 भिवानी में और 1 सोनीपत में। तो ये लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता या कोएड कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जाता। तो इन कॉलेज की वजह से उनको बहुत मदद मिलेगी। और 6 नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं, जो ये नर्सिंग कॉलेज हैं, मतलब कि नर्स के जो ये फील्ड है इसमें महिलाएं बहुत ही आगे रही हैं। तो अब उनको ये नर्स के जो क्षेत्र में मिल रहा है, उनको ये नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो इससे हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत ही आगे जाएगा। कि आज मनोहर लाल खट्टर जी हमारे जो सीएम सर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी घोषणा की है कि सुषमा स्वराज अवार्ड, वो अवार्ड जिसके लिए शायद सब लोग तरसते हैं। इस नाम एक आइकॉन है जो इतनी बड़ी हमारी पूर्व विदेशी जो हैं विदेश मंत्री भी वो रही हैं, उन जैसा बनना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर उनके ही नाम पर जो अवार्ड दिया जाएगा 5 लाख की राशि का, वो अवार्ड लेने के लिए हर कोई चाहेगा कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और वो एक विमेंस के लिए है। तो ये चीज़ जो विमेंस डे पर मनोहर जी ने घोषणा जो ये की है, इससे हम बहुत खुश हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में करीब 1,70,000 करोड़ का बजट पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेश किए गए बजट में महिला, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। वहीं इस बजट को लेकर आम लोगों की राय भी सामने आई। लोगों ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे माननीय सीएम खट्टर जी ने जो बजट पेश किया है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आज महिलाओं का स्पेशल डे है और उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने। मैंने बजट को पूरा सुना और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बजट के अंदर जो आधारभूत चीजें हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। कृषि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दिया गया है। और गांव के विकास के लिए 2 प्रोविजन बहुत अच्छे किए गए हैं। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को 200 करोड़ का प्रोविजन दिया है गांव में नई सड़कें बनाने के लिए। इससे गांव के जो किसान हैं अपनी उपज को बहुत तीव्रता से गांव से उपज मंडियों तक पहुंचा पाएंगे और उनका विकास होगा। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। बल्लभगढ़ के किसानों ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर किसान क्या सोचते हैं, ये हम किसानों से जान लेते हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर किसान खड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मानते हो आप बजट को लेकर, कैसा? बढ़िया बजट दिया जी, हमारा किसान खुश है उससे। क्या है ऐसा खुशी का उसमें? देखो जी, जो जैविक खाद है इससे बीमारी हटेंगी, जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, तो जैविक खाद से बढ़िया पैदा होगी और उतनी पैदावार मिलेगी। तो अच्छा मान रहे हैं, आप क्या मानते हो? बढ़िया है जी, जो भी हमारी सरकार है बहुत अच्छा कर रही है, किसानों के बारे में सोच रही है और पहले के मुकाबले की सरकार अच्छी है जी। आप क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बजट है जी, मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। और जो ये सब्सिडी अपने ऊपर झेल रहे हैं तो किसान को तो बहुत राहत दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बजट है, बहुत अच्छा बजट है, ये कहना है इनका। आप क्या मानते हो जी? हम भी बढ़िया मानते हैं जी। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो हर वर्ग के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ही मुख्यमंत्री हमें चाहिए। किसान काफी किसान हितैषी भी है, बाकी भ्रष्टाचार पे भी बहुत सारा लगाम लगाया है उन्होंने, ऐसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए। क्या कहते हो आप? ये कहते हैं बजट अच्छा है सरकार ने जो पेश किया है, और ये जो अपना वो एक जैविक खेती के ऊपर कह रहे हैं, जैविक खेती होगी तो इसमें अपने जो रसायन युक्त जो भी अपने बीज वगैरह जो भी आते हैं, खाद आते हैं, उनसे बीमारियां बढ़ती हैं, उन पर भी अंकुश लगेगा। और सरकार जो कनेक्टिविटी गांवों की सड़कें, टूटी सड़कें सही कराने के वो कह रहे हैं, आश्वासन दिया है, वो अच्छा है, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी शहरों से होगी, किसानों को अच्छे रास्ते मिलेंगे ताकि अपना जो साजो सामान लेके जा सके, और बहुत अच्छा काम है।
27.7 जो प्रतिशत बजट को बढ़ाया गया है, आप क्या मानते हैं? देखिए, बहुत ही सराहनीय बजट है और जो 27.7 बजट जो पिछली बार से अब की बार बढ़ाया है तो किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। जैसे लोन वगैरह सरकार सब्सिडी देती है, खादों के दाम नहीं बढ़ेंगे, तो उससे बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और अच्छा बजट है। जो सड़कें टूटी हुई थी, सड़कें दुरुस्त हो जाएंगे तो आवागमन सुगम होगा। तो कई और सारी चीज़ें बजट में बताई हैं, तो बड़ा अच्छा बजट है और हम इसकी सराहना करते हैं। कहीं ना कहीं बजट की सराहना करते हैं तमाम किसान हितैषी इस बजट को मानकर चल रहे हैं। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए। सिरसा में जेजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम के आवास पर हुई बैठक की अध्यक्षता के जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नए सदस्य बनाना था, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान अजय चौटाला ने कहा कि 13 मार्च से 13 अप्रैल तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज सिरसा जिले से की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसे लेकर दोनों पार्टियां मिलकर फैसला लेंगी। पार्टी का 13 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सदस्यता अभियान की मुहिम हमने शुरू की है। उसी की शुरुआत आज सिरसा जिला से की गई है। पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके यही निर्देश दिया है कि वो सबसे पहले मेंबरशिप पूरी करें और जाकर के घर घर जाकर के ओरिजिनल मेंबर बनाने का काम करें। उसके लिए तैयारियां हमारी तरफ से पूरी है। हमने पहले भी इसके लिए मीटिंग बुलाई थी और हमारी सहयोगी राजनीतिक दल से भी बात चल रही। ये दोनों पार्टियों की मीटिंग है, कोऑर्डिनेट कमेटी हमने बना दी, वो बैठ करके डिसाइड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मानव रचना यूनिवर्सिटी में दक्षता फाउंडेशन के सौजन्य से महिला दिवस और फिट युवा फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पुनीता हसीजा और सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता उपस्थित रही। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं हेल्थ से जुड़े दक्ष फिटनेस कोच और महिलाओं को सेहतमंद रखने के टिप्स और सुझाव दिए गए। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिला दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिर्फ आज ही नहीं, हमें हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि महिलाएं अपने परिवार और अन्य जिम्मेदारियों को लेकर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती हैं, जबकि एक स्वस्थ महिला पूरे परिवार को स्वस्थ बना सकती है। इसलिए महिलाएं परिवार के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल जरूर रखें। अपने शहर को और अपने देश को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली बार सिरसा महिला थाना में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी महिलाएं और युवतियों को बुलाया गया था, जबकि अध्यक्षता डीएसपी मुख्यालय आर्यन चौधरी थी। महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने, भोजन की व्यवस्था करने, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 7 महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में केक भी काटा गया। वहीं थाना प्रभारी मंजू सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक नई सोच की शुरुआत हुई है। काम करवाए हैं तो हमारे महिला थाने ने एक नई सोच की शुरुआत की है। भी हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो अपनी घरेलू वाइफ हो है या कोई अलग क्षेत्र में काम कर रही है, उसके साथ साथ वो समाज के हित में भी अलग अलग काम कर रहे हैं। किसी गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना या किसी भूखे को भोजन खिलाती हो, उस टाइप की महिलाएं हमने सिरसा जिले से छांटकर 6-7 महिलाएं, उनको आज हमने यहाँ हमारे थाने में चीफ गेस्ट बना के उनको सम्मान दिया है। तो ये एक नई पहल की है।
तो क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी भी महिलाएं सशक्तिकरण महिला का ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला को अपने आप को सशक्त मान लेना चाहिए। पुरुष सशक्तिकरण कभी नाम सुनने में नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता भी महिला सशक्तिकरण भी होना चाहिए। महिलाएं सशक्त हैं, हर क्षेत्र में वो पुरुष से बराबर कंधा मिला के चल रही है, चाहे वो हवाई सेवा हो, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो। राष्ट्राध्यक्ष भी कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी राष्ट्राध्यक्ष रह भी चुकी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज महिलाओं ने सिरसा में पिंकाथॉन का आयोजन किया, जिसमें करीब 200 महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। इस पिंकाथॉन में नशे के मुद्दे को उठाते हुए महिला शक्ति का संदेश दिया गया। पिंकाथॉन की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कई चौराहों पर कर्मियों को तैनात किया। इनर व्हील क्लब पदाधिकारी नीता पुरी ने कहा, इस मैराथन के जरिए हमने संदेश दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। बता दें कि मैराथन में विजेता महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। ने मिलके, बच्चियों ने मिलके हमने मैराथन निकाल के ये समाज को ये संदेश दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड नो ड्रग्स इन सिरसा, नो ड्रग्स इन इंडिया। यूक्रेन में फंसे लोगों की घर वापसी लगातार जारी है। मंगलवार को पानीपत की एक और बेटी आदिति सुरक्षित घर लौटी। आदिति ने बताया कि वो MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन के खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी गई थी और अभी फर्स्ट ईयर में ही थी, लेकिन खार्किव में बमबारी के बीच उसे 7 दिन बंकरों में बिताने पड़े और उसके बाद भारत सरकार के प्रयासों से उसकी सुरक्षित घर वापसी हुई। मैं गई थी खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर वहाँ पे जब हम गए तो पहले तो सिचुएशन सही थी, तो हमें बंकर्स में शिफ्ट कर दिया था और तब शेलिंग इतनी नहीं हो रही थी। फिर एक हफ्ते के बाद 5 दिनों के बाद शेलिंग बढ़ने लगी, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमें निकलना है वहाँ से क्योंकि वो एरिया सेफ नहीं था। फिर उसके बाद हम वहाँ से मेट्रो के रास्ते से बाहर निकले और पिशोचन में पहुँचे। वहाँ पे हमें शेल्टर्स में लेके गए थे। फिर उसके बाद हम बस के थ्रू टर्नोपिल पहुँचे और वहाँ पे मतलब ट्रेन्स में लोकल सिटीजन्स को ही जाने दे रहे थे, इंडियंस को जाने नहीं दे रहे थे। पहुँचे थे रोमानिया के बॉर्डर पे और बॉर्डर से तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए बस जो लाइन लगी थी वहाँ पे था और फिर हम निकल गए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।